निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए चालक, विद्युतरोधी तथा अर्धचालक में। दूसरा प्रश्न, निज और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तथा तीसरा है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों में अंतर बताइए। तो पहला उत्तर है चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक में क्या क्या अंतर होते हैं। चालक, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है चालकों में, और विद्युतरोधी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह कम मात्रा में होता है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह चालकों से कम और विद्युतरोधियों की तुलना में अधिक होता है। चालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अर्धचालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। विद्युतरोधियों में कोई भी आवेशवाहक नहीं होते क्योंकि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अशुद्धियाँ मिलाने पर चालक पदार्थों की चालकता कम होती है, जबकि अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, और अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युतरोधियों की चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चालक पदार्थों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 0 होता है, जबकि अर्धचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तथा विद्युतरोधियों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम होती है, अर्थात इनकी चालकता बढ़ती है, और ताप बढ़ाने पर विद्युतरोधियों की प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है। अगर इनके उदाहरण देखें तो चालकों के उदाहरण है धातुएं, मानव शरीर, पृथ्वी, जबकि अर्धचालक हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलेनियम, आर्सेनाइड, बोरॉन होता है, और विद्युतरोधियों के उदाहरण है कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, अभ्रक आदि। इसके बाद सेकंड अंतर है कि निज और अपद्रव्य अर्धचालक, अर्थात शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक, जिन्हें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक चतुर्संयोजी होते हैं, जबकि अपद्रव्य अर्धचालक त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी होते हैं। शुद्ध अर्धचालकों या निज अर्धचालकों की चालकता या विद्युत चालकता बहुत कम होती है, जबकि अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालकों की विद्युत चालकता अधिक होती है। शुद्ध अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर करती है, जबकि अशुद्ध अर्धचालकों की चालकता ताप पर नहीं, मिलाई गई अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करती है। और शुद्ध अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होते हैं, जबकि एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक तथा पी टाइप अर्धचालक में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। तीसरा अंतर है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों में। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक मतलब पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। तो नेगेटिव टाइप या एन टाइप अर्धचालक निज या शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धियाँ मिलाने पर प्राप्त होते हैं। जैसे पंच संयोजी तत्व होते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि, जबकि निज या शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धियाँ मिलाने पर पी टाइप अर्धचालक या पॉजिटिव टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं, जैसे बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम आदि। दूसरा, एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक नेगेटिव टाइप अर्थात इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होलों के घनत्व से अधिक होता है, जबकि पी टाइप अर्धचालक में उल्टा होता है, होलों का घनत्व इलेक्ट्रॉनों के घनत्व से अधिक होता है। एन टाइप अर्धचालक चालन बैंड की तली के ठीक नीचे का स्तर होता है, जिसे दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं, जबकि पी टाइप अर्धचालक में संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर में यह पी टाइप ऊर्जा स्तर पाया जाता है, जिसे ग्राही ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। अब पीएन जंक्शन डायोड के अंतर्गत अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति किसे कहते हैं? अग्र अभिनति जब बैटरी के धन सिरे को पीएन जंक्शन डायोड के या पीएन संधि डायोड के पी सिरे से जोड़ा जाता है और बैटरी के ऋण सिरे को डायोड के एन सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन को अग्र अभिनति कहते हैं तथा इसमें बहने वाली धारा अधिक कोटि की अर्थात मिली एम्पियर की होती है। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, जहाँ पर ये पीछे वाला भाग पॉजिटिव टाइप होता है और आगे वाला भाग नेगेटिव टाइप अर्धचालक होता है। जब ये पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन अग्र अभिनति होता है और इसमें मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो या तो इसका ये चित्र है या फिर ये है, ये भाग पी टाइप है, ये एन टाइप है। और अग्र अभिनति में पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ने पर इसमें संधि की ओर धारा प्रवाहित होती है बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण, अर्थात पी क्षेत्र से होल चलते हैं संधि के तरफ और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन चलते हैं संधि की तरफ, अर्थात बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तथा यदि वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है अग्र अभिनति में। और पश्च अभिनति में ठीक उल्टा होता है। पीएन जंक्शन डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन पश्च अभिनति कहलाता है और इसमें बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है जो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, या इसे दूसरे तरीके से इस प्रकार भी बताया जा सकता है। और पश्च अभिनति में अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण धारा प्रवाहित होती है। यह अल्पसंख्यक आवेश होते हैं पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में होल, और ये जब संधि से दूर जाते हैं तब माइक्रो एम्पियर की कम मात्रा की धारा प्रवाहित होती है। अग्र और पश्च अभिनति में अंतर। अग्र अभिनति में बैटरी का धन सिरा डायोड के धन सिरे से और बैटरी का ऋण सिरा डायोड के एन सिरे या ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होता है, जबकि पश्च अभिनति में बैटरी का धन सिरा डायोड के एन सिरे से और बैटरी का ऋणात्मक सिरा डायोड के पी सिरे से जुड़ा होता है। अग्र अभिनति में बीच में जो परत बनती है जंक्शन पर या संयोजन पर उसे अवक्षय परत कहते हैं और उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, जबकि पश्च अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। अग्र अभिनति में डायोड बहुत कम प्रतिरोध आरोपित करता है क्योंकि इसमें धारा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि पश्च अभिनति में डायोड का प्रतिरोध अधिक होता है जिससे इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होता है। अग्र अभिनति में धारा बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण प्रवाहित होती है, जबकि पश्च अभिनति में धारा प्रवाहित होने का कारण अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। अग्र अभिनति में मिली एम्पियर ऑर्डर की धारा प्रवाहित होती है, जबकि पश्च अभिनति में
माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की धारा प्रवाहित होती है। हाँ, अगला प्रश्न है कि दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं और पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग एक तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार किया जा सकता है और पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर दिष्टकरण। जब प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी धारा को डीसी में बदलने की क्रिया को रेक्टिफिकेशन या दिष्टकरण कहते हैं। जब एसी धारा को डीसी में बदला जाता है तो इसे दिष्टकरण कहते हैं और जिस उपकरण से इसे बदला जाता है उसे दिष्टकारी कहते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग भी दिष्टकारी के रूप में दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, जैसा कि इसमें चित्र दिखाया गया है कि ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ रखा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर से। अपचाई ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल है जिसमें फेरों की संख्या अधिक है, ये सेकेंडरी कॉइल है जिसमें फेरों की संख्या कम है। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के आधे धनात्मक चक्र में जब धारा प्रवाहित होती है तो डायोड डी या पीएन जंक्शन डायोड डी का सिरा ए सिरे बी की तुलना में धनात्मक विभव पर होता है, जिससे इनपुट वोल्टेज सोर्स के आधे चक्र में पीएन जंक्शन डायोड अग्र अभिनति में होता है, जिससे लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच धारा का मान प्राप्त होता है और यह धारा मिली एम्पियर के ऑर्डर की प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय पीएन जंक्शन डायोड अग्र अभिनति में होता है और दूसरे हाफ चक्र में या दूसरे हाफ साइकिल में सिरा ए सिरे बी की तुलना में ऋणात्मक विभव पर हो जाता है, जिससे लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच कोई धारा प्राप्त नहीं होती, जिसे इस वक्र के माध्यम से भी समझाया गया है कि इनपुट के इस आधे चक्र में आउटपुट में धारा प्राप्त होती है, जबकि दूसरे आधे चक्र में आउटपुट में धारा प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग यह अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि आउटपुट में हमें एक ही दिशा में प्रत्यावर्ती डीसी वोल्टेज या डीसी धारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में भी किया जा सकता है। इसमें भी ये इनपुट एसी वोल्टेज है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स से अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को जोड़ा गया है, जिससे इसकी द्वितीयक कॉइल में वही वोल्टेज प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण हमें धारा प्राप्त होती है या सर्किट में धारा प्राप्त होती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड लगे होते हैं, डायोड D1 तथा डायोड D2। तो इनपुट वोल्टेज एसी के आधे चक्र में डायोड D1 का सिरा ए सिरे बी की तुलना में या सिरे ई की तुलना में अधिक या धनात्मक विभव पर होता है, जिससे D1 आधे चक्र में अग्र अभिनति में जबकि D2 पश्च अभिनति में हो जाता है और हमें आउटपुट रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच में धारा X से Y दिशा में प्राप्त होती है, जबकि इनपुट के आधे चक्र में उल्टा हो जाता है। D1 पश्च अभिनत हो जाता है और D2 अग्र अभिनति में हो जाता है और धारा का मान पुनः हमें RL के सिरों के बीच में X से Y दिशा में प्राप्त होता है। अतः इनपुट वोल्टेज के हर आधे चक्र में हमें आउटपुट वोल्टेज के संगत धारा प्राप्त होती है या आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। प्रथम अर्ध चक्र में भी द्वितीय अर्ध चक्र में भी धारा प्राप्त होती है। अतः यह इसलिए इस डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्र में आउटपुट
धारा प्राप्त होती है। प्रश्न है कि विस्थापन धारा को परिभाषित कर विस्थापन धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और एम्पीयर के परिपथीय नियम का संशोधित रूप भी बताइए। तो विस्थापन धारा वह धारा होती है जो समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या फिर परिवर्ती विद्युत फ्लक्स इसके कारण उत्पन्न होती है। इसका समीकरण होता है आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट या विद्युत धारा बराबर एप्सिलॉन 0 गुणा डी फाई बाई डी टी, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता और फाई होता है विद्युत फ्लक्स। अब विस्थापन धारा के लिए अगर व्यंजक देखें तो यह एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों को धन और ऋण आवेशित किया गया है। प्लेट ए प्लस क्यू आवेश से आवेशित है जिससे दूसरी प्लेट बी या दूसरी प्लेट माइनस क्यू आवेश से आवेशित हो जाती है। अब संधारित्र की प्लेटों का यदि क्षेत्रफल ए है और उसे दिया गया आवेश क्यू हो तो हम जानते हैं कि संधारित्र की दोनों ही प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, जहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होगा एकांक पृष्ठ या एकांक सरफेस का चार्ज या आवेश क्यू बटे। यह मान समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो ई बराबर सिग्मा की जगह क्यू बटे ए हो जाएगा और बटे में एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा ई एप्सिलॉन 0 इंटू ए और ई इंटू ए, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल यह बताता है फ्लक्स को, यह राशि बताती है फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स को। तो इसे हटाकर रख देंगे फाई आवेश बराबर एप्सिलॉन 0 गुणा फाई और आवेश परिवर्तन की दर मतलब डी क्यू बाई डी टी जो विद्युत धारा कहलाती है। तो डी क्यू बाई डी टी बराबर दोनों ओर का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डी क्यू बाई डी टी बराबर यह हो जाएगा आवेश में परिवर्तन की दर जो विद्युत धारा कहलाती है और बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, अवकलन होगा फाई ई का, तो एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फाई ई का हो जाएगा डी फाई ई बाय डी टी। आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू डी फाई ई बाय डी टी। अब मैक्सवेल के द्वारा इसमें किया गया संशोधन परिपथीय नियम में मैक्सवेल के अनुसार यह था कि किसी चालक तार में बहने वाली धारा जो आईसी होती है वह कितनी होती है म्यू 0 इंटू आईसी होती है। तो मैक्सवेल के द्वारा यह संशोधन किया गया कि चालक तार के आसपास इसके लंबाई का जो रेखीय समाकलन होता है या लंबाई के अनुदिश रेखीय समाकलन होता है वो म्यू 0 आईसी के कारण ही नहीं साथ ही साथ आईडी के कारण भी होगा। तो म्यू 0 आईसी प्लस आईडी होगा, जहाँ पर आईडी का मान हो जाएगा एप्सिलॉन 0 डी फाई बाय डी टी। अतः यह मैक्सवेल के द्वारा किया गया संशोधन है। इसी प्रकार सिद्ध कीजिए कि 1 करनी के अंदर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मान होता है प्रकाश का वेग c मतलब 9 गुणा 10 की घात 9। तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तथा म्यू 0 जो निर्वात की विद्युतशीलता है यह चुंबकनशीलता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब समीकरण 2 का यदि समीकरण 1 में भाग दे दिया जाए तो इधर की राशि बटे में हो जाएगी
और इस तरफ 1/4πε0 μ0। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू μ0 बराबर 9 इंटू 10⁻16। दोनों ओर का जब करनी लेंगे या वर्गमूल लेंगे तो 1/वर्गमूल μ0 बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 10⁻16 का वर्गमूल हो जाएगा 10⁻8। इस प्रकार 1/√μ0 ε0 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸। विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियमों को समझाइए। यह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम। तो विद्युत धारा वितरण से संबंधित किरचॉफ के दो प्रकार के नियम होते हैं। पहला नियम कहलाता है संधि का नियम, कि किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। या फिर संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे चित्र में इस बिंदु O पर एक संधि है जिस पर आने वाली धाराएं हैं एक तो I1 और I4, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं I2, I3 और I5। इसलिए किरचॉफ के इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 प्लस I4 बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराएं I2 प्लस I3 प्लस I5 के बराबर होगा। इसी प्रकार किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है बंद लूप का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप, जैसे ये पहला बंद लूप है, ये दूसरा बंद लूप है, और बीच के अगर इस लूप को हटा दिया जाए तो ये पूरा बाहर का एक और बंद लूप है। तो किरचॉफ के इस द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप या बंद पास में सारे ईएमएफ का या सारे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, सारे ईएमएफ का बीजगणितीय योग बराबर होगा उस बंद लूप में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यह कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का पास या लूप का नियम। इस चित्र में अगर देखें तो एक लूप है ABCDA और दूसरा लूप है BEFCB। इसके अगर प्रथम लूप में यह द्वितीय नियम लगाए तो इसके अनुसार यहाँ से अगर हम चलते हैं सिरे D से तो पहले हमें प्राप्त होता है E1 EMF, जिसकी दिशा ऋण से धन दिशा में से धनात्मक लिया जाता है। तो ये हो जाएगा E1, और फिर चलते हुए आएंगे तो E2 प्राप्त होगा, परंतु इसकी दिशा धन से ऋण की ओर होने से इसे ऋण का लेंगे तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 इस नियम के अनुसार बराबर धारा ऋण से धन दिशा में धनात्मक ली जाएगी। तो ये हो जाएगा धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I1 इंटू R1, और जब दूसरी दिशा में आएंगे तो धारा की दिशा धन से ऋण होने से इसे माइनस का लेंगे तो माइनस I2 इंटू R2 के बराबर। अतः इस पहली लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार हो जाएगा E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2। ये इसी प्रकार नीचे की लूप को अगर देखें तो इसमें ऋण से धन के दिशा में जाएंगे तो E2 ही है केवल, तो E2 बराबर हो जाएगा I2 R2, और यहाँ पर धारा की दिशा में ही चल रहे हैं तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इसके बराबर हो जाएगा E2 बराबर I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। ये दोनों लूप के लिए
पर यदि ये बीच की इस लूप को हटा दिया जाए तो हमें एक नई लूप प्राप्त होती है AEFDA, और इस लूप में अगर यह नियम लगाया जाएगा तो यह हो जाएगा E1 बराबर I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 के बराबर। अर्थात हमें प्राप्त होगा इस नियम के अनुसार E1 बराबर I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। यह किस लूप के लिए रहेगा? AEFDA के लिए। हाँ, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत लिखिए और इसकी स्थापना कीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं को क्रमागत रूप से यदि प्रतिरोधों के द्वारा दर्शाया जाए, जैसे चतुर्भुज की भुजा AB को प्रतिरोध P, BC भुजा को प्रतिरोध Q, AE भुजा को प्रतिरोध R और DC भुजा को प्रतिरोध S के द्वारा दिखाया जाए, तथा विकर्ण AC के सिरों के बीच में बैटरी और की जोड़ दी जाए और दूसरे विकर्ण BC के सिरों के बीच गैल्वेनोमीटर यदि जोड़ दिया जाए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के अनुसार संतुलन की अवस्था में, अर्थात जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी या फिर इसका पॉइंटर कोई विक्षोभ नहीं बताएगा, उस संतुलन की अवस्था में P/Q होगा बराबर R/S। यह कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। अब इसका प्रूफ देखने के लिए भी हम देखेंगे किरचॉफ के दोनों नियम। तो पहला संधि नियम के अनुसार देखें अगर हम, तो यह धारा प्रवाहित हो रही है जो सिरे पर I1 और I2 में बढ़ जाती है, और जब धारा I1 सिरे B पर पहुंचती है तो I1 दो हिस्सों में बढ़ जाती है, I2 और IG में। तो I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस IG, ये I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस IG। परंतु संतुलन की स्थिति में IG का मान 0 होता है, तो IG को 0 रख देंगे तो I1 बराबर I2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि चित्र को देखें हम, तो I3 धारा भी संधि पर दो हिस्सों में विभाजित हो रही है, I4 और IG में। तो I3 बराबर हो जाएगा, ये संधि पर आने वाली धारा एक तो I3 है और IG है, तो I3 प्लस IG आकर किस तरफ जा रही है? I4 की तरफ। तो संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा, अर्थात I3 प्लस IG बराबर होगा I4। I3 प्लस IG बराबर I4, और संतुलन की अवस्था में IG का मान 0 रख देंगे तो I3 बराबर I4 हो जाएगा। अब किरचॉफ के द्वितीय लूप नियम के अनुसार अगर देखें तो धारा की दिशा में बढ़ने पर संगत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है I1 इंटू P प्लस IG इंटू G। IG धारा और G है प्रतिरोध। I1 इंटू P प्लस IG इंटू G, और यहाँ विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यह रहेगा माइनस का I3 इंटू R बराबर 0, क्योंकि ऐसे चले वापस बंद लूप ए पर आ गए, सभी का योगफल हो जाएगा 0। अर्थात इसके लिए समीकरण रहेगी I1P प्लस IG इंटू G माइनस I3 इंटू R बराबर 0। और यहाँ पर भी G का मान जब 0 रख देंगे, इस समीकरण में भी IG का मान 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा I1P माइनस I3R बराबर 0 या I1P बराबर I3R। इसी प्रकार दूसरी बंद लूप के लिए जब देखेंगे तो दूसरी बंद लूप में भी हमें प्राप्त होगा I2 इंटू Q, और ये विपरीत दिशा में चलेंगे धारा के, तो ये हो जाएगा माइनस I4 इंटू S।
और यहाँ पर भी विपरीत दिशा में चलेंगे तो यह हो जाएगा माइनस आई जी इंटू जी। तो दूसरी लूप के लिए हमें प्राप्त होगा I2 इंटू क्यू माइनस I4 इंटू एस माइनस आई जी इंटू जी बराबर 0। और यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर विक्षेप की स्थिति में धारा का मान 0 बताता है, इसलिए आई जी बराबर 0 होने पर यह पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा I2 क्यू प्लस I4 एस। माइनस को इस तरफ लाए, यह हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो यह भाग दिया हमने, परंतु हमें पता है कि I1 बराबर I2 है समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से I3 बराबर I4 है। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और हमें प्राप्त होगा P बटे Q बराबर R बटे S। और यही व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। बायो-सेवर्ट का नियम। किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र संबंधी बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार ये धारावाही चालक है जिसका एक छोटा सा एलिमेंट, ये लंबाई का अवयव dl है, और इस अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर इस अवयव dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक तो इस तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, दूसरा इस अल्पांश dl की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा sin थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, और ये दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इन्हें मिलाकर लिखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB I के अनुक्रमानुपाती होती है, dl के अनुक्रमानुपाती